कॉन्टिनेंट्स। ओशियंस को हिंदी में बोलते हैं महासागर। अ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, जिसमें बहुत सारा सॉल्टी वाटर होता है। और कॉन्टिनेंट्स को बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, दूर तक जहां जमीन ही जमीन हो अर्थ के ऊपर, उन्हें बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। और जहां पर पानी ही पानी हो, खूब सारा सॉल्टी वाटर हो, उस वाटर बॉडी को बोलते हैं ओशन। ठीक है, हमारे मेन 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको जूल्स वर्ने का एक कोट दिया है, द ओशियन इज एवरीथिंग। ओशन, महासागर सब कुछ है। मतलब हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। हमारे ग्लोब का, अर्थ का 7/10 पार्ट ओशंस कवर करते हैं। मतलब अर्थ को अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 7 पार्ट्स पर उसमें से ओशियंस हैं। इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी। उसकी जो ब्रेथ है वो प्योर है, एकदम साफ है और हेल्दी है। मतलब कि उसके आसपास की जो एयर है वो बिल्कुल क्लीन है, फ्रेश है। इट इज एन इमेंस डेजर्ट। ये बहुत इमेंस डेजर्ट की तरह है, रेगिस्तान की तरह है। वेयर मैन इज नेवर लोनली। अब डेजर्ट क्या होता है? एक एम्प्टी स्पेस होता है जहां पर कोई नहीं रहता। लेकिन ये एक ऐसा डेजर्ट है जहां पर आप अकेले नहीं हैं। फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड। क्योंकि चारों तरफ ये जो है ओशन है, ये फुल ऑफ लाइफ है। बहुत सारे फिश और क्रीचर्स जो है, हमारे प्लांट्स, वो ओशंस में हमें मिलते हैं। तो ये एक इमेंस डेजर्ट, दूर तक, जैसे डेजर्ट में आपको रेत दिखाई देती है, ओशंस में आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई देगा। लेकिन डेजर्ट्स की तरह आप वहां पर अकेले नहीं हैं, क्योंकि वहां पर चारों तरफ आपके लाइफ है। द ओशियन इज द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। ये नेचर का एक बहुत बड़ा भंडार है, क्योंकि इसमें वाटर स्टोर्ड है। ओशन अर्थ के ऊपर वाटर का एक ह्यूज स्टोरेज है। The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. तो हमारा जो कहा गया है कि जो ग्लोब है वो ओशन से शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है वो पानी से ही स्टार्ट हुई थी। एंड ऐसा लोग कहते हैं, सो टू स्पीक, एंड हु नोज, कौन जानता है, इट विल नॉट एंड विद इट, कि वो उसी के साथ खत्म नहीं होगी। यानी कि अर्थ पानी से ही शुरू हुई थी और वो पानी से ही खत्म नहीं होगी। ये कौन जानता है? मतलब हो सकता है कि एंड में जो अर्थ है वो पूरी खत्म हो जाए, पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ ओशियन ही हो। ओके, ये जूल्स वर्ने का कोट है, 1870 में उन्होंने ऐसा कहा। नाउ द बिग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको चैप्टर में मिलेंगे। व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स? आप पूछेंगे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन? कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पर कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशियन है, क्या उनके नाम है? इन व्हाट वेज डू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ? ये जो ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे महाद्वीप है, महासागर है, ये अर्थ के ऊपर लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इनका क्या असर है उस पर, और ह्यूमन लाइफ पर क्या उनका इम्पैक्ट है। ओके, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये देखो, ये अर्थ कैसी दिखाई देती है स्पेस से, वो एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ बाय द लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। ये फोटो लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने ली है। द व्यू इज सेंटर्ड एट द पैसिफिक ओशन। और यहाँ पर सामने हमें कौन सा ओशन दिखाई दे रहा है? पैसिफिक। अर्थ क्योंकि राउंड है, अगर हम उसे एक देखते हैं तो हमें एक ही पार्ट दिखाई देगा। जैसे बॉल को अगर आप देखें, पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा है। अभी सामने जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को सेंटर में रख के ये फोटो ली गई है। विद अफ्रीका टू लेफ्ट, लेफ्ट में आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स। अगर वर्ल्ड का मैप आपने देखा, ये यहाँ पर लेफ्ट में अफ्रीका है। एंड अंटार्कटिक, इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप। टॉप में ये इंडिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर एशिया है, एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम, और बॉटम में ही अंटार्कटिका है। ओके, ये एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इनके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। फिर से हम वापस अपने ग्लोब पर आते हैं। ग्लोब के बारे में चैप्टर 1 में हमने डिटेल में देखा था। फिर से आप ग्लोब निकालेंगे और उसको जेंटली, बहुत आराम से रोटेट करेंगे। देखिए, ऐसा ग्लोब है, आपको स्कूल में मिल जाएगा। और फिर जेंटली इस तरह से आपको इसे रोटेट करना है। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, या फिर मून से जो अर्थ की पिक्चर ली गई है उसे भी आप देख सकते हैं।
देखिए ये अर्थ की पिक्चर है जो मून से ली गई है, कुछ पार्ट नीचे अभी आपको विजिबल नहीं है, तो आप इस पिक्चर को देखिए या फिर ग्लोब को रोटेट करके देखिए। व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर डू यू सी? कौन सा सबसे ज्यादा फैला हुआ कलर आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्लू कलर सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, या फिर जब आप ग्लोब को रोटेट कर रहे थे तो भी सबसे ज्यादा आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। ब्लू ऑब्वियसली, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ऑब्वियसली ब्लू कलर आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर। इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि मैप के ऊपर, ग्लोब के ऊपर जनरली ब्लू कलर हम यूज करते हैं वाटर को शो करने के लिए। तो आपने गेस कर लिया होगा, इट इज वाटर। ये क्या है? जितना भी ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है अर्थ के ऊपर वो सारा वाटर है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के सरफेस का ज्यादातर पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, क्योंकि ब्लू कलर मतलब वाटर और सबसे ज्यादा हमें ब्लू कलर ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, इनफैक्ट पूरी अर्थ का 3/4 सरफेस, यानी कि अगर अर्थ को, पूरी अर्थ को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में वाटर ही है, सिर्फ एक पार्ट है। ये अगर सर्कल आप ले, ये 4 इक्वल पार्ट्स में इसको आपने डिवाइड किया तो वाटर वाटर वाटर, ये सिर्फ लैंड है, 1 पार्ट। ओके, दैट इज व्हाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। इसलिए जब हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखते हैं, जैसे ये पिक्चर ली गई है स्पेस से, तो वो मोस्टली कैसी दिखाई देती है? अर्थ ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ज्यादातर पानी है, और पानी कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है स्पेस से। Indeed, early astronauts lovingly called the Earth the blue planet. इसीलिए ही जो हमारे शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने अर्थ को क्या कहा? ब्लू प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, और ये यहां से यहां तक इसका आंसर है। When seen from outer space, जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं, the earth appears mostly blue. अर्थ ब्लू दिखाई देती है, that is why we call it the blue planet. इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। The largest water bodies we see on the globe are called oceans. बहुत सारी वाटर बॉडीज हमने देखी, पॉन्ड्स भी होते हैं, लेक्स भी होती हैं, रिवर्स भी होती हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो वाटर बॉडीज हैं हमारे ग्लोब के ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं ओशियंस, महासागर। इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ, फिगर 2.1, अर्थ की इस पिक्चर में ये जो फिगर 2.1 है, दिस इज 2.2, ये है 2.1। इस पिक्चर में आप देखेंगे, दिस इज फिगर 2.1, यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। यहाँ पर आपको ब्राउन कलर भी दिखाई देगा, हल्का सा ये। अच्छा, इस ग्लोब में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर भी दिखेगा, ग्रीन भी दिख रहा है, वो फॉरेस्ट है, लेकिन ब्राउन कलर भी है। अब ये ब्राउन कलर क्या शो करता है? दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। ये कलर शो करता है कि ये लैंड है, यहाँ पर जमीन है, विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब, जो 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा पार्ट कवर करती है पूरे ग्लोब का। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ लैंड मास। एक जो लार्ज बॉडी होती है लैंड की, जहां पर बहुत ज्यादा लैंड है, उसे हम बोलते हैं लैंड मास। और एक लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और जब एक लगातार लैंड ही लैंड बहुत दूर तक अगर जहां पर आपको दिखाई दे रही है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ओके, पिक्चर अगर हम देखें, ये ग्लोब से हमें सभी कॉन्टिनेंट्स नहीं दिखेंगे, तो ये मैप एक बार देख लेते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे इस पार्ट को अगर आप देखें, इसमें ब्लू कलर से वाटर बॉडीज आपको शो की गई है, ओशियंस को शो किया गया है, और व्हाइट कलर से ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पार्ट है दूर तक लैंड ही लैंड आपको दिखाई दे रही है, ये एक कॉन्टिनेंट है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये एक और कॉन्टिनेंट है, ये भी पूरा दूर तक लैंड ही है, ये एक और कॉन्टिनेंट है, ये अलग कॉन्टिनेंट है, ये अलग कॉन्टिनेंट है। तो एक लार्ज, बहुत बड़े, लगातार जब आपको दूर दूर तक लैंड मास ही दिखाई दे, उस एक्सपांस को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ओके, जो हमारे 7 मेन कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में अभी देखेंगे। अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओशियंस और कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन। ओशियंस क्या है?
The largest water bodies we see on the globe are called oceans. जो largest water bodies, सबसे बड़ी water bodies हमें दिखाई देती है ग्लोब के ऊपर, वो होते हैं oceans. And a large continuous expanse of land, लगातार दूर तक फैली हुई जो लैंड है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट, now both oceans and continents play a vital role. दोनों ही oceans और continents, महाद्वीप और महासागर, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ के का क्लाइमेट कैसा होगा उसमें इन दोनों की एक इम्पॉर्टेंट रोल है. दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ये लाइफ के हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स को, एनिमल्स को. सभी प्लांट्स और एनिमल्स ओशन से और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे अफेक्टेड हैं. एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ्स टू, और इसीलिए ह्यूमन लाइफ को भी ये अफेक्ट करते हैं. वी सी देयर इम्पैक्ट, आप इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव देखेंगे थ्रू आउट आवर हिस्ट्री. हमारी जो हिस्ट्री है उसमें भी आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशन का क्या इफेक्ट रहा है ह्यूमन लाइफ पर, वो दिखाई देगा कल्चर में एंड इन आवर डेली लाइफ्स, और आपकी डेली लाइफ में भी. डोंट मिस आउट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है. द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का जो एम्बलम है, कंटेन्स द मोटो, उस पर नीचे मोटो लिखा है शम नो वरुणः. शम नो वरुणः, जिसको शम नो वरुणः प्रोनाउंस करते हैं, विच मीन्स, इसका मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण. ओ वरुण, आप हमारे लिए ऑस्पिशियस हो, शुभ हो. दिस इज एन इन्वोकेशन टू वरुणा. ये वरुण की एक इन्वोकेशन है. इन्वोकेशन मतलब एक वंदना है. वैदिक डीटी, वरुण क्या है, ये एक वैदिक डीटी है, वेदों के एक देवता है. एसोसिएटेड विद द ओशियंस, द स्काई एंड वाटर इन जनरल. और जनरली ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ओशियंस जो महासागर है, स्काई आसमान, आकाश, और पानी. जनरली समुद्र, आसमान और पानी के जो देवता हैं जिनको वेदों में बताया गया है वो है वरुण. और इसीलिए हमारी इंडियन नेवी का जो एम्बलम है उसका मोटो है, ये एम्बलम है. और मोटो क्या है इसका? शम नो वरुणः, मतलब वरुण आप हमारे लिए शुभ हो. ओके, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ. ये तो हमने देख लिया, अर्थ के ऊपर 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है, सिर्फ 1/4 पार्ट लैंड मास है. अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा कि सर्कल में 3 पार्ट, यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट, ये पूरा लैंड होगा एक जगह, एक जगह वाटर है, पानी भी है, बीच बीच में लैंड भी है. तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. एज इट हैपेंस, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. लास्ट चैप्टर में हमने जब ग्लोब के बारे में देखा था तो हमने देखा था कि अर्थ के बीच से एक लाइन गई है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं. उसके ऊपर का जो पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर. ऊपर जो है वो नॉर्दर्न है और नीचे जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपको दिखाया गया है, सिर्फ अर्थ के ऊपर का पार्ट है, ठीक है, और ये सदर्न हेमिस्फेयर नीचे का पार्ट है. तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको लैंडमास ज्यादा दिखाई देगा, पानी कम है, और सदर्न हेमिस्फेयर में ब्लू कलर ही आपको ज्यादा दिख रहा है, लैंडमास बहुत कम है. ये अर्थ का मैप है, मैप ऑफ अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल. लेफ्ट में नॉर्थ पोल से कैसे दिखाई देती है अर्थ वो दिखाया गया है, और साउथ पोल से राइट में दिखाया गया, साउथ पोल से वो ऐसे दिखती है. साउथ पोल मतलब सदर्न हेमिस्फेयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर है और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है. लेट अस एग्जामिन द 2 मैप्स इन फिगर 2.2. इसमें जो 2 मैप्स गिवन है उनको अगर आप देखें, यहाँ पर भी द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशियंस. जो ब्लू एरियाज हैं मतलब वो ओशियंस हैं आपके, और अलोंग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशंस. ओशियंस के कुछ छोटे छोटे एक्सटेंशंस भी हैं, जैसे सी भी उसमें आ जाता है, समुद्र भी है. जहां पर थोड़ा कम पानी है उनको हम ओशन नहीं बोल सकते, हालांकि वो ओशन से जुड़े होते हैं लेकिन उनको सी बोलते हैं. बे होती है, गल्फ होती है, इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, इनके कुछ अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है. तो ये जो पूरा ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये ओशियंस और उनके एक्सटेंशंस, मतलब कुछ सी है, समुद्र है, कुछ बे है, कुछ गल्फ है. जैसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हम देखते हैं. देखो इंडिया के मैप को ही अगर आप देखें तो मैप में यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा इंडियन ओशन. ये ओशन है, एक महासागर है.
फिर इसी से जुड़ा हुआ है ये वाटर बॉडी भी, लेकिन ये सी है, ये समुद्र है, इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी, अरब सागर, और ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो जो गल्फ है और बे है उन्हें हिंदी में खाड़ी कहा जाता है, वो भी ओशन का ही एक एक्सटेंशन है, उसी से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन ये ओशन बहुत लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको हम सी, गल्फ या बे बोलते हैं। तो जो ब्लू कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सभी ओशंस और उनके एक्सटेंशंस हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। लेट अस एक्सप्लोर नाउ व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड। दोनों ही मैप में आपको ये सर्कुलर लाइंस दिखाई देंगी, ये सर्कल्स हैं टॉप से जैसे आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। यहां पर आप लिखेंगे जो सर्कुलर लाइंस हैं मैप के ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड। अब दोनों पोल से निकलती हुई ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वाली, इन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो इस तरह से ये होता था, अगर हम सामने से देखें अर्थ को, ये तो आप टॉप से देख रहे हैं, ये लाइंस ये दूसरी तरफ पीछे की तरफ जाके सर्कल कंप्लीट करती हैं, ये लैटिट्यूड्स होते थे, जिन्हें हम लेटी हुई लाइंस से भी थोड़ा समझने के लिए इस तरीके से समझ लेते थे। ये लैटिट्यूड्स है, और जो सीधी लाइंस पोल्स को पोल से मिलाती हुई लाइंस होती थी, एक पोल से निकलेगी दूसरी तरफ जाएंगी, तो ये जो पोल से रेडिएट होती हुई लाइंस है इन्हें हम बोलते थे लॉन्गिट्यूड्स। तो ये है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ओके, हिंट है कि आपने इनके बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इनको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। अब दोनों पिक्चर्स आपने देख ली, बताइए किस हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर है। यहाँ पर आपको कम ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर यहाँ पर ज्यादा है राइट इमेज में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पानी है। साउथ पोल से अगर आप देख रहे हैं अर्थ को, तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साउथ ERN, सदर्न हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, स्फीयर। नाउ व्हाट डू यू थिंक कुड बी approximate proportion of water to land in northern hemisphere and in the southern hemisphere discuss। अब लगभग कितना पानी होगा proportion of water to land northern hemisphere में और southern hemisphere में। so northern hemisphere में approximately अगर आप इसको देखें I think 60% लगभग पानी है, approximate हमें बताना है, exactly तो हम नहीं बता सकते यहाँ पर, और 40% लैंड है। ठीक है, 60-40 का रेशो है, और इसमें तो बहुत ही ज्यादा आई थिंक 80-20 का होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में 80% वाटर है और सिर्फ 20% लैंड है, थोड़ी ही लैंड आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर दैट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज 60% वाटर एंड 40% land. Okay, and in southern hemisphere approximately 80% water and only 20% land. southern hemisphere में पानी ज्यादा है, northern hemisphere में लैंड southern के मुकाबले ज्यादा है। पानी के मुकाबले ज्यादा नहीं है, northern hemisphere में भी पानी ही ज्यादा है लैंड से। ठीक है, okay, next. Now are all the oceans connected with each other? क्या सभी oceans एक दूसरे से connected है, और there are separations between them, या फिर उनके बीच में separations हैं। Naturally कोई separation नहीं है, ऐसा नहीं है कि nature ने बनाया कि यहाँ तक ये ocean है, बीच में कोई line है, वो हमने बनाई है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो मैप भी अगर हम देखें, जैसे कि एक वर्ल्ड का मैप हम देख रहे थे, इसमें ये सभी जो ब्लू कलर है आपको एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देंगे, कोई भी लाइन नहीं है बीच में। ठीक है, हालांकि अलग अलग ये सभी जो ओशंस हैं सबके अलग नाम है, ये जो ओशन है उसका अलग नाम है, यहाँ पर जो ओशन है उसका अलग नाम है, ऊपर के ओशन का अलग नाम है, लेकिन वो सब आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन था कि ओशंस आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से या फिर उनके बीच में कोई सेपरेशन है। तो आप कहेंगे ऑल दी ओशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सभी ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन देम। नाउ नेक्स्ट पेज पर कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है, ओशन लाइफ।
ओशन के अंदर, समुद्र के महासागरों के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखाई देगी? सबसे पहले ये पिक्चर है कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होते हैं? जैसे आप देखते हैं जनरली गार्डन जैसे होता है, गार्डन में फ्लावर्स होते हैं, ब्यूटीफुल ट्रीज होते हैं, ऐसे ही इसको आप अंडर वाटर गार्डन बोल सकते हो। लेकिन ये प्लांट्स नहीं है, ये ट्रीज नहीं है। कोरल क्या होते हैं? ये एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल होता है, और ये सभी ग्रुप में रहते हैं। ओके, सो बहुत सारे कोरल्स, ये कोरल है, जैसे ये यहाँ पर थोड़ा ये बड़ा है, ये दिखाई देंगे आपको। तो ये बहुत सारे कोरल्स हैं, छोटे टाइनी सी एनिमल्स हैं, एंड दे बिल्ड हार्ड शेल अराउंड देम। और जब ये सब साथ में रहते हैं तो इस तरीके की एक कलरफुल और ब्यूटीफुल रीफ बनाते हैं। ये पूरी है कोरल्स की रीफ। ओके, और फिर इस कोरल रीफ में बहुत सारे सी क्रीचर्स रहते हैं, फिश भी रहती हैं। ओके, तो एक तो कोरल रीफ्स आपको दिखाई देंगे। देन एक और पिक्चर आपको गिवन है, रैंडम पिक्चर्स हैं। अ स्टारफिश ऑन सी एनेमनी, ये सी एनेमनी है, एक फ्लावर के जैसा आपको दिखाई देगा, बहुत ही सॉफ्ट और कलरफुल सी क्रीचर होता है, ये क्रीचर है और उसके ऊपर ये स्टारफिश आपको दिखाई गई है। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं। फिर ये शार्क है, ये स्पर्म वेल है, मदर एंड बेबी। देन ये डॉल्फिन्स हैं। देन ये शैलो कोरल रीफ है, पीछे आपको दिखाई देंगे, और विद कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, और ये कलरफुल ट्रॉपिकल फिश है डिफरेंट कलर्स की। देन ये एम्परर पेंगुइन्स हैं, ये एल्गी है, ये तो लैंड के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाती है। और ये है बोनेयर सी टर्टल। ठीक है, कहने का मतलब है लैंड के ऊपर भी उतने वैरायटी के प्लांट्स एनिमल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने वाटर के अंदर होते हैं। चलिए आगे आते हैं। नाउ द ओशियंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। हमारे प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो पानी है इज सॉल्टी, ये सॉल्टी है, नमकीन है, एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन, और इसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम और ज्यादातर लैंड एनिमल्स इस सॉल्टी वाटर को पी नहीं सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्सेज। पूरे प्लैनेट का जो वाटर रिसोर्सेज है, मतलब इसके ऊपर जो पानी है, एक तो उसमें से ज्यादातर पानी कहाँ पर है? ओशंस में है, जो कि खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। और बाकी जो फ्रेश वाटर है, जो कि बहुत कम है, इट इज फाउंड इन ग्लेशियर्स। वो कहाँ मिलता है? ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, नदियों में, लेक्स में, जो झीलें होती है, छोटी वाटर बॉडीज, उनमें, इन दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जैसे क्लाउड्स हैं उनमें भी पानी होता है, एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड, और कुछ पानी अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे होता है। द लास्ट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जिसे हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर पानी अर्थ के ऊपर जो है वो ओशंस में है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, और जो काम का पानी है जिसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं वो बहुत कम है। और कहाँ पर मिलता है? ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर बोलते हैं जैसे माउंटेन्स के ऊपर एक थिक शीट हमें दिखाई देती है, व्हाइट कलर की आइस शीट जो होती है। तो वो आइस किससे बनती है? आइस को अगर आप मेल्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। तो वो जो आइस शीट है उसमें भी बहुत सारा वाटर टैप है। वहां पर स्नोफॉल होता है, जैसे अर्थ के ऊपर तो लैंड के ऊपर बारिश होती है, माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है? स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, और बर्फ जब गिरती रहती है तो उसकी एक शीट बन जाती है, और फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, कुछ ग्लेशियर्स में है, कुछ हमारी नदियों में है जो रिवर्स बहती हैं, गंगा यमुना, कुछ लेक्स में है जो हमारी झीलें होती है, कुछ एटमॉस्फेयर में है, बादलों में है पानी, और कुछ अंडरग्राउंड है। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। इफ देर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, हमने कहा कि पानी अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में पानी है, कहा कि 7/10 मात्रा में, या फिर 3/4 कहा गया कि अर्थ के 4 पार्ट में से 3 पार्ट पर तो पानी ही पानी है। पानी से अर्थ शुरू हुई, हो सकता है कि एक दिन सब खत्म हो जाए, सिर्फ वाटर ही रहे अर्थ के ऊपर। तो अगर हमारे प्लैनेट अर्थ पर इतना पानी है, व्हाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर स्केर्सिटी? इतनी बातें क्यों होती है वाटर स्केर्सिटी की? स्केर्सिटी मतलब होता है कमी, पानी की कमी की, वाटर क्राइसिस की इतनी बात क्यों होती है? इसका आंसर आपको ऊपर ही दिया गया है यहाँ पर, कि हमारी अर्थ के ऊपर पानी बहुत है, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर, ज्यादातर पानी कहाँ है? हमारे प्लैनेट का मोस्ट ऑफ द वाटर ओशियंस में है, जो कि सॉल्टी वाटर है, और वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं।
और सिर्फ थोड़ा ही पानी, बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में वो फ्रेश वाटर है, जो कि ग्लेशियर्स में, अब ग्लेशियर्स में अगर पानी जम गया है तो उसको भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ रिवर्स में है जो हमारे काम का है, लेक्स में है वो हमारे काम का एटमॉस्फेयर में है, उसको भी आप यूज नहीं कर सकते जब तक वो अर्थ के ऊपर नहीं आएगा, बरस कर नीचे नहीं आएगा। और कुछ पानी अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे दैट देयर इज सच अबेंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है, बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन उसमें से ज्यादातर, इट इज इन दी ओशियंस, वो कहां पर है, ओशियंस में है। एंड वी कैन नॉट यूज दैट सॉल्टी वाटर, और हम उस सॉल्टी वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल अमाउंट, सिर्फ बहुत थोड़ा ही अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट इज फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश है, ठीक है। इसीलिए हम बात करते हैं वाटर, दैट इज वाई देर इज सो मच टॉक ऑफ वाटर स्केर्सिटी और अ वाटर क्राइसिस। इसीलिए ही इतनी वाटर स्केर्सिटी की, पानी की कमी की और वाटर क्राइसिस की बात होती है। What ways of saving water are you aware of? पानी को बचाने के कौन कौन से तरीके आप जानते हैं? Which ones have you seen practiced at home? कौन से आपने देखे हैं जो आपके घर पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, स्कूल में प्रैक्टिस किए जाते हैं, आपके गांव, शहर में, सिटी में या टाउन में प्रैक्टिस किए जाते हैं? बहुत सारे तरीके आपको पता होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, और हो सकता है ये आपके गांव में, विलेज, सिटी में प्रैक्टिस भी किया जाता हो, आपके स्कूल में हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है, घर की छत पर सिर्फ आपको पानी कलेक्ट करना है और वहां से उस पानी को फिर पाइप के थ्रू, जो अंडरग्राउंड टैंक बने होते हैं, उसमें इकट्ठा करना है, ताकि जब पानी की कमी हो, जब बारिश नहीं हो रही है, तब इस पानी को आप यूज कर सके। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कौन कौन से तरीके आप प्रैक्टिस करते हैं घर पर। घर पर कहा जाता है कि जो टैप है उसको बंद कर दीजिए जब आप ब्रश कर रहे हैं। फर्स्ट इज टर्निंग, पहले हम लिख रहे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं हम एट होम। नंबर 1, टर्निंग ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग। अगर कोई टैप खराब हो गया उसको फिक्स कीजिए, लीक्स को फिक्स कीजिए, क्योंकि लीकिंग से बहुत पानी वेस्ट होता है। फिक्सिंग लीक्स, शार की जगह बकेट्स यूज करिए, यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ शारिंग। देन एक और इम्पॉर्टेंट तरीका जो आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा, वाटर को रीयूज करना। घर में एक पानी को आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी में जिसमें आपने वेजिटेबल्स को वॉश किया है या फिर यूटेंसिल्स को, बर्तनों को धोया है या सब्जी को धोया है, उसे आप क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। घर के बाहर साफ सफाई के लिए वही पानी यूज कर लीजिए, या उसको पौधों में देने के लिए यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही पानी दो जगह काम आ जाएगा, तो पानी कम वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट एक जो हम घर पर यूज करते हैं, रीयूजिंग वाटर। स्कूल में भी कॉमनली यही होंगे, ब्रशिंग वाला नहीं होगा ऑब्वियसली, स्कूल में ब्रशिंग कौन करता है। स्कूल में वॉशरूम्स में आप वाइजली पानी यूज कर सकते हैं। गार्डन में जो माली है वो ज्यादा पानी वेस्ट ना करके स्प्रिंकलर मेथड यूज किया जाता है कई बार। फिर आप लिखेंगे एट योर स्कूल, एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में जो प्रैक्टिस हम करते हैं पानी को सेव करने के लिए। फिक्सिंग लीक्स एक तो स्कूल में भी, क्योंकि टैप्स जब खराब हो जाते हैं तो उनको जल्दी से ठीक कराएं ताकि पानी वेस्ट ना हो। देन यूजिंग वाटर वाइजली इन वॉशरूम, वाइजली इन वॉशरूम्स, ठीक है। एंड देन वाटरिंग प्लांट्स विद लेस वाटर, ठीक है। पानी जो है पौधों में ऐसा नहीं कि कम दे कि पौधे सूख जाएं, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही। कई बार होता है कि पानी जो है भर देते हैं हम खेतों में या फिर गार्डन में, और वो इवापोरेट होता रहता है, तो वो वाटर वेस्टेज है। ओके, ये 3 आप लिख सकते हैं। और आपके टाउन में, आपके सिटी में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट। इन माई विलेज या माई टाउन या माई सिटी, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस किया जाता है। हार्वेस्टिंग, या फिर ऐसे अप्लायंसेस आप यूज करते हैं जिनमें कम पानी यूज हो। यूजिंग, ये एक पॉइंट हो सकता है, यूजिंग वाटर सेविंग अप्लायंसेस, सेविंग अप्लायंसेस, जैसे ऐसे वॉशिंग मशीन यूज करना, अप्लायंसेस जिनमें कम पानी लगता हो, ठीक है। तो कपड़े धोने में कम पानी यूज होगा।
ओके, आई थिंक काफी लेंदी होगी ये वीडियो। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 6th क्लास सोशल साइंस के सेकेंड चैप्टर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का, और हम थे पेज नंबर 31 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है ओशियंस, महासागर। सो ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32, पेज नंबर 32 पर फिगर 2.3 में आपको एक वर्ल्ड मैप गिवन है शोइंग द 5 ओशियंस, जिसमें 5 ओशियंस महासागरों को देयर कन्वेंशनल बाउंड्रीज, उनकी कन्वेंशनल बाउंड्रीज को। कन्वेंशनल का मतलब होता है कोई चीज जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसे लोगों ने मान लिया है, समथिंग दैट इज अग्रीड अपॉन बाय द पीपल और एक्सेप्टेड बाय द पीपल। कहने का मतलब है ऐसी कोई बाउंड्रीज ओशियंस के बीच में रियल में नहीं है। ये कार्टोग्राफर्स ने, जो मैप बनाने वाले हैं, उन्होंने, कि मैप रीडिंग आसान हो जाए, इजीली मैप को अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके लिए ये बाउंड्रीज बना दी है जिसे सभी लोगों ने माना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में ये एक लाइन है। तो ऐसा नहीं है कि नेचर ने कोई वाटर के बीच में बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्रीज सिर्फ मैप के ऊपर है। ओके, तो इसमें 5 ओशियंस को, उनकी जो कन्वेंशनल बाउंड्रीज है उनको, और कॉन्टिनेंट्स को शो किया गया है। देखते हैं एक बार सभी को। हमने देखा था 5 ओशियंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो सबसे पहले है पैसिफिक ओशन। ये दोनों तरफ आपको दिखेगा क्योंकि अर्थ राउंड है, तो कहने का मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। ये हमारे 5 ओशंस हैं। देन कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया। अच्छा, 7 कॉन्टिनेंट्स की जो थ्योरी है उसमें हम यूरोप और एशिया को अलग अलग मानते हैं। ये अभी 6 कॉन्टिनेंट्स आपको दिए गए हैं, यूरोप और एशिया। यूरोप होगा नंबर 3, एशिया होगा नंबर 4। कुछ लोग यूरोप और एशिया को मिलाकर पूरे को यूरेशिया बोलते हैं। अगर आप मिलाकर कहेंगे तो फिर 6 कॉन्टिनेंट्स होंगे। फिर एक थ्योरी ऐसी भी है जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेम कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग 5 कॉन्टिनेंट्स होंगे। ओके, तो हम क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, तो उसमें एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, एक यूरोप है, एशिया है, फिर अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये सभी ओशंस और सभी कॉन्टिनेंट्स आपको याद होने चाहिए, और कहां पर लोकेटेड है वो भी पता होना चाहिए। जैसे पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ये पूरा। देन अटलांटिक ओशन, ये पूरा है अटलांटिक ओशन। उसके बाद इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन। देन सदर्न ओशन, ये है सदर्न ओशन, और ऊपर ये है आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये 5 ओशंस हैं। कॉन्टिनेंट्स में ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये इधर है यूरोप, ये है एशिया, इंडिया एशिया का पार्ट है, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है अंटार्कटिका। ओके, नाउ वी कैन ऑब्जर्व, इस मैप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 5 ओशंस को। ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द सदर्न, इसे सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशंस, हालांकि हमने 5 ओशंस के नाम यहाँ पर लिखे हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट, लेकिन मैप से आप देखेंगे ये एक्चुअली में सेपरेट नहीं है। इंडियन ओशन अटलांटिक ओशन से मिला हुआ है, ये दोनों सदर्न ओशन से मिले हुए हैं। नीचे यहाँ पर ये जो पैसिफिक ओशन है उससे मिले हुए हैं, ऊपर ये अटलांटिक ओशन आर्कटिक ओशन से मिला हुआ है, तो ये एक्चुअली में सेपरेट नहीं है। द लाइंस दैट डिवाइड देम ऑन द मैप, मैप के ऊपर जो लाइंस उन्हें डिवाइड करती है, जैसे ऊपर आर्कटिक को इस लाइन ने डिवाइड किया, इस लाइन ने अटलांटिक और आर्कटिक ओशन को, इसने इंडियन और अटलांटिक को, इसने सदर्न इंडियन और अटलांटिक को। तो ये लाइंस जो मैप के ऊपर है आर नो मोर दैन कन्वेंशंस, ये कन्वेंशन से ज्यादा कुछ नहीं है। कन्वेंशन मतलब सिर्फ अग्रीमेंट है जिसे सभी लोगों ने मान लिया है। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज, नेचर ने कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं बनाई है, और जो नेचुरल वर्ल्ड है वो इन बाउंड्रीज को फॉलो भी नहीं करता है। सी वाटर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम समुद्र के पानी की बात करें, कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशंस। ऐसा नहीं है कि अगर अटलांटिक ओशन है तो इसका पानी सिर्फ इधर ही रहेगा, इसके इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बाउंड्री है ही नहीं। तो जो सी वाटर है वो एक से दूसरे ओशन में फ्लो करता रहता है। सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ, जिससे जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ का मतलब है रिलेटेड और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ओशंस में, महासागरों में और सीज में, सागरों में मिलते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि वाटर कॉन्स्टेंटली एक से दूसरे ओशन में फ्लो करता रहता है, मरीन लाइफ में बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स सी वाटर में मिलते हैं। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस डिफरेंट ओशंस, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आपको डिफरेंट ओशंस में मिलेंगे। नाउ द मरीन फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है आपको गिवन दिया है द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम पर कौन से प्लांट्स रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर जगह पर कौन से प्लांट्स मिलते हैं, वो वहां का फ्लोरा है। ये दो वर्ड ज्योग्राफी में आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब एक जगह पर मिलने वाले प्लांट्स, और फौना का मतलब होता है उस जगह पर मिलने वाले एनिमल्स, वो उस जगह का फ्लोरा और फौना है। फौना मतलब द एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो जो मरीन फ्लोरा है, मतलब समुद्र के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं, इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड algae, algae हमने पहले आपको यहाँ पे भी गिवन था, उसमें एक तो algae होती है, एंड
ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स, और हर तरह के सीवीड्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये फ्लोरा है, मरीन फ्लोरा, मतलब पानी के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं उनकी पिक्चर आपको गिवन है। द मरीन फौना, फौना की अगर हम बात करें, एनिमल्स की स्पीशीज की बात करें, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, उसमें हजारों कलरफुल फिश की स्पीशीज हैं। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स हैं, व्हेल्स हैं, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स हैं, अनगिनत, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने मिस्टीरियस, वो हमारे लिए मिस्ट्री है। कई तो एनिमल्स जो सी क्रीचर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को पता ही नहीं है, इस तरह के डीप सी में पाए जाने वाले क्रीचर्स हैं। देखो कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है साइड बाय साइड, कितनी तरह की फिश हैं। कहते हैं जितनी डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स की सी वाटर में मिलती है वो लैंड पर भी नहीं मिलती, क्योंकि हमने देखा कि 1/4 से लैंड है, 3/4 अर्थ के ऊपर वाटर है। वाटर अगर ज्यादा है, यानी कि वाटर में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, सी क्रीचर्स हैं, वो भी ज्यादा होंगे, उनमें बहुत वैरायटी है। ठीक है, रिच डाइवर्सिटी ये जो सी वाटर है ये सपोर्ट करता है। नाउ ईच पार्ट ऑफ द ओशन, ओशन का हर एक पार्ट फ्रॉम द सनलिट सरफेस, सनलिट सरफेस का मतलब अगर ये ओशन है, वो पार्ट जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती है वहां से लेकर टू द डार्क डेप्थ्स, बहुत गहराई में, जो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरी गहराइयां हैं, जहां तक सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, हर जगह की अपनी अलग लाइफ फॉर्म्स है। कहने का मतलब है ऊपर जो सनलिट पार्ट है जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती है वहां का फ्लोरा फौना अलग होगा, वहां पर अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे। फिर जो डार्क डेप्थ्स हैं, गहराई में जहां तक सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, वहां का फ्लोरा फौना अलग है। ठीक है, हर किसी का अपना डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स है। तो अभी तक हमने 5 ओशंस के बारे में पढ़ा, मैप में उनको देखा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन, जिसे अटलांटिक ओशन भी बोलते हैं। ये 5 ओशंस हैं, मैप के ऊपर आपको बाउंड्री दिखाई देगी, लेकिन ऐसी कोई लाइन रियल में नहीं है, ये लाइन सिर्फ कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं। और फिर वाटर जो है, जैसे कि इन लाइंस को नहीं मानता, वो एक ओशन से दूसरे ओशन में फ्लो करता रहता है, जिससे मरीन लाइफ की रिच डाइवर्सिटी को वो सस्टेन करता है। मतलब पानी के अंदर बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। जैसे फ्लोरा की अगर हम बात करें, अलगी से लेकर बहुत तरह के सीवीड्स मिलते हैं, फौना में थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हैं, कलरफुल फिश की, डॉल्फिन्स हैं, व्हेल्स हैं, और बहुत सारे मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स हैं जो गहरे समुद्र में मिलते हैं, जो हमारे लिए अभी भी मिस्ट्री है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द 5 ओशंस एंड इन द टेबल बिलो, 5 ओशंस हम लोकेट कर चुके हैं, ये 5 ओशंस हैं। नीचे आपको टेबल गिवन है, मार्क द हेमिस्फीयर एंड ऑल हेमिस्फीयर्स दे बिलोंग टू, आपको बताना है वो किस हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर से बिलोंग करते हैं। हमने देखा अर्थ के ऊपर बिल्कुल सेंटर में ये इक्वेटर की जो आपको यहां पर गिवन है डॉटेड लाइन, इसके ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, आधी धरती, और नीचे साउथ में होता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस लाइन के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें, ये ओशन आप देखेंगे ऊपर भी है, यहां पर भी है, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, यानी कि दोनों में है। आप यहां पर भी टिक करेंगे, यहां पर भी, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों में। अटलांटिक ओशन को आप देखिए, लाइन के ऊपर भी है, लाइन के नीचे भी है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो ये भी दोनों हेमिस्फीयर्स में है, नॉर्दर्न सदर्न। इंडियन ओशन आप देखिए, लाइन के नीचे भी है, सदर्न में भी है, और लाइन के ऊपर भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, दोनों में। सदर्न हेमिस्फीयर का नाम ही इसका इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर है क्योंकि ये सॉरी सदर्न ओशन है, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये सिर्फ नीचे है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये है सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सिर्फ ऊपर आपको दिखेगा, लाइन के नीचे नहीं है, तो ये है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहने का मतलब है आर्कटिक नॉर्दर्न में है, सदर्न सदर्न हेमिस्फीयर में है, बाकी जितने भी ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, वो दोनों ही हेमिस्फीयर्स में है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, सभी जो ओशंस हैं, लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड नंबर, थर्ड सबसे छोटा कौन सा है, सब आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, पिक्चर में भी अगर आप यहां पर देखें, सबसे ज्यादा पार्ट आपको यहां पर इसी का ही दिखाई देगा। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, नंबरिंग कर देते हैं यहां पर। उसके बाद आता है फॉलोड बाय अटलांटिक ओशन, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन है, देन तीसरे नंबर पर है इंडियन ओशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया था बीटी 1 में कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो है इंडियन ओशन, इज द थर्ड लार्जेस्ट, व्हाइल द सदर्न ओशन इज द फोर्थ नंबर पर सदर्न ओशन है, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। ठीक है, सीक्वेंस वाइज नंबर 1 पैसिफिक, उसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न, और सबसे छोटा ऊपर आर्कटिक। नेक्स्ट, नाउ डोंट मिस आउट, एज द मैप ऑफ ओशंस मेक्स क्लियर, ओशंस के मैप से आपको समझ आ गई होगी, द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशन, ये जो इंडियन ओशन है, ये यहां से ये पूरा, ये इंडियन ओशन है। अब इसकी लिमिट यहां से बाउंड्री आपको दी है, सॉरी कंट्री के ऊपर से नहीं जाएगा, ये लैंड है, ये इंडियन ओशन है, नीचे यहां तक। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो ओशन है इसकी लिमिट क्या है, एशिया इन द नॉर्थ, ऊपर ये यूरेशिया में, ये एशिया में बताया था, तो ऊपर ये यहां पर एशिया है, इसके एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका टू द वेस्ट, वेस्ट में ये अफ्रीका है, देखो ये अफ्रीका है, इसके वेस्ट में इंडियन ओशन के ऊपर, नॉर्थ में ये एशिया है, ये पूरा, एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशन इन द साउथ, और साउथ में इसके सदर्न ओशन है। ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है इंडियन ओशन। देखो मैप के ऊपर डायरेक्शन हमें पता है, हमेशा राइट हैंड साइड में ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब इंडियन ओशन के नॉर्थ में अगर आप देखें ऊपर की तरफ, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये पूरा इंडियन ओशन है। ऊपर ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये है, ये बाउंड्री है एशिया कॉन्टिनेंट की, ऊपर इसके एशिया है। अगर हम वेस्ट में देखें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पर भी एक कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, लेफ्ट में अफ्रीका है। राइट हैंड साइड ईस्ट में देखें तो एक और कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ में नीचे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये आप नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर सदर्न ओशन आ गया है, साउथ में ये घिरा है सदर्न ओशन से। ठीक है, तो इसकी जो बाउंड्री बनती है वो किन किन से बनती है, नॉर्थ में एशिया से, साउथ में सदर्न ओशन से, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि वेस्ट में अफ्रीका से। याद रखेंगे, अगर पोजीशन आपको याद है, सभी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस याद है, तो बाउंड्री आपको बुलंद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट, ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया, इंडिया के दोनों साइड पर वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स हमें मिलते हैं। देखो ये पूरा वैसे इंडियन ओशन है, लेकिन ये इस तरफ राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में इनको हम क्या बोलते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। राइट वाले को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ये एक बे है, खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जो इंडियन ओशन का ही पार्ट है, और लेफ्ट में है अरेबियन सी, ये एक सी है, ये भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है। सो 2 पार्ट्स इंडियन ओशन के, इंडिया के दोनों तरफ है। अरेबियन सी टू द वेस्ट, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, तो वेस्ट में अरेबियन सी है, ये आपको पिक्चर में दिखाना है, ये देखिए इंडिया के दोनों तरफ, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है इसमें, और लेफ्ट में है यानी कि वेस्ट में है अरेबियन सी। ओके, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैप में है ऑन द राइट। दिस मैप ऑफ इंडिया सेम एज फिगर 1.6 बट विद द एडिशन ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इसमें ऐड किया गया है। आल्सो मार्क्ड आर इंडियाज 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स भी हैं जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो यहां से 2 इंफॉर्मेशन हमें मिली, एक तो इंडियन ओशन, किन-किन क्या उसकी लिमिट्स हैं, वेस्ट में अफ्रीका है, नॉर्थ में एशिया है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ में सदर्न ओशन है। फिर इंडिया के दोनों साइड में इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स हैं, अरेबियन सी है वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। चलिए आगे आते हैं ना, ओशंस एंड डिजास्टर्स। डिजास्टर्स को हिंदी में बोलते हैं आपदाएं, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट, कोई सडन इवेंट जो एकदम से होता है और बहुत नुकसान उससे होता है, कॉज अ लॉट ऑफ हार्म, लोगों को, एनिमल्स को, जानवरों को, बिल्डिंग्स को, नेचर को, उन्हें हम बोलते हैं डिजास्टर। जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, ये सब डिजास्टर्स हैं। ओशन से कौन से डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक पिक्चर दिखी, अभी हम उसको देखेंगे। यू मे हैव नोटिस्ड वाइड शेप्स अक्रॉस द ग्लोब, देखो ये पिक्चर थी, इसमें भी देख लेते हैं ये, तो इसमें आपको ग्लोब के यहाँ पर कुछ व्हाइट ये पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। ब्लू तो हमने देख लिया, ब्लू वाटर है, ये जो ब्राउन दिखाई देंगे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब आप कहेंगे व्हाइट क्या है, तो ये
ये क्लाउड्स होते हैं एक्चुअली, ये अक्रॉस द ग्लोब। डिड यू गेस व्हाट दे आर? क्या आपने गेस किया कि ये क्या है? ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। ये क्लाउड्स हैं क्योंकि ये पिक्चर सैटेलाइट से ली गई है ऊपर से। क्लाउड्स मतलब ये नहीं कि समुद्र के अंदर है, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत बड़े क्लाउड्स हैं। ऊपर से पिक्चर लेने में क्लाउड्स भी हमें दिख रहे हैं। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। और यही क्लाउड्स, यही बादल हैं जो कॉन्टिनेंट्स में जाके बारिश लाते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि द मॉनसून रेन्स वी। अच्छा, क्लाउड्स आपको पता है कैसे फॉर्म होते हैं? जब सूरज की किरणें पड़ती है पानी के ऊपर, सनरेज पड़ेगी जब जो ओशन वाटर है उसके ऊपर, तो पानी गर्म होगा, हीट होगा, फिर इवापोरेट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, उससे बनेंगे ये क्लाउड्स। जो कि जब हमें सैटेलाइट से अर्थ की पिक्चर ली तो ऊपर हमें क्लाउड्स भी दिखाई दिए ओशंस के ऊपर। सो जैसे क्लाउड्स रेन लेके आते हैं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। जैसे कि इंडिया में जो रेन हम द मॉनसून रेन्स इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन। हर बार गर्मियों में आपको लगता है मॉनसून आएगा, मॉनसून से बारिश आएगी। वो जो मॉनसून है यानी कि जो बादल है जो बारिश लाते हैं वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, कहां से बनते हैं? वो ओशंस में ही बनते हैं। यहां से बादल बनेंगे पानी गर्म होके, फिर वो हवा के साथ उड़ के यहां तक आएंगे, ठीक है, और फिर वो बारिश लाएंगे। उसे बोलते हैं कि मॉनसून आ गया है, उसकी वो बारिश है। तो मॉनसून ओरिजिनेट कहां से होता है? ओशन से। विदाउट सच रेन्स, अगर ये बारिश ना हो, आर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफर। एग्रीकल्चर खेती भारत में नहीं होगी क्योंकि वो मोस्टली रेन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और पूरी लाइफ पानी के बिना तो इतने सारे पानी के यूजेस हैं, हम कहते हैं लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, हर लाइफ की फॉर्म से सफर होगी। बट ओशंस ऑफन आल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वो अच्छा ही है, कई बार उसमें स्टॉर्म्स भी आते हैं। मतलब वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल, ऐसे इवेंट्स जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तूफान जिसको हम बोलते हैं, और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर बहुत तेज हवाएं चलती है, जैसे कि जिन्हें हम साइक्लोन्स बोलते हैं, व्हिच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, नुकसान होता है कोस्टल रीजन को। कोस्टल रीजन हम बोलते हैं, जैसे इंडिया में अगर हम देखें, ये पूरा कोस्टल रीजन है, मतलब लैंड का वो पार्ट जो सी के पास में है, समुद्र के पास में है, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके साइड में क्या है, यहाँ पर सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, तो ये पूरा कोस्ट है। ये कोस्ट नहीं है क्योंकि इसके इधर लैंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोस्टल रीजन में बहुत सारे डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है। कुछ ऐसे इवेंट्स है जो ओशंस की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम रेनफॉल। अच्छा, ये तो आप समझ गए, बहुत ज्यादा बादल यहाँ से अगर बने, यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा बारिश होगी लैंड के ऊपर, तो एक्सट्रीम रेनफॉल होगा, उससे फ्लड आएगी, लोग के घर बह जाएंगे। दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हवाएं चलती है, विंड चलती है, वो उसमें भी जो ओशंस है वो इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन विंड हमेशा ब्लो करती है, हवा हमेशा बहती है वार्म एरिया से कूल एरियाज की तरफ, जो गर्म इलाके हैं वहां से ठंडे इलाके की तरफ। टेंपरेचर अगर डिफरेंट होगा तभी एयर ब्लो करेगी। यहाँ पर सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है, तो ये पूरा कोस्ट है। ये कोस्ट नहीं है क्योंकि इसके इधर लैंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोस्टल रीजन में बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है। कुछ ऐसे इवेंट्स है जो ओशंस की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम रेनफॉल। अच्छा, ये तो आप समझ गए, बहुत ज्यादा बादल यहाँ से अगर बने, यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा बारिश होगी लैंड के ऊपर, तो एक्सट्रीम रेनफॉल होगा, उससे फ्लड आएगी, लोग के घर बह जाएंगे। दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हवाएं चलती है, विंड चलती है, वो उसमें भी जो ओशंस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। या वैसे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन विंड हमेशा ब्लो करती है, हवा हमेशा बहती है वार्म एरिया से कूल एरियाज की तरफ, जो गर्म इलाके हैं वहां से ठंडे इलाके की तरफ। टेंपरेचर अगर डिफरेंट होगा तभी एयर ब्लो करेगी, विंड ब्लो करेगी, हवा बहेगी। तो शॉर्ट में इसको सिर्फ देख लेते हैं, जैसे सूरज की किरणों की वजह से समुद्र के ऊपर का पानी गर्म होता है। अगर पानी गर्म होगा तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ जाती है और नीचे जगह खाली हो जाती है। जिस जगह को भरने के लिए लैंड के ऊपर से जो हवा है, जो कूलर एयर है, ठंडी हवा है, वो बहती है उस जो खाली जगह है उसकी तरफ, उस जगह को, स्पेस को फिल करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से लैंड से हवा चलती है सी की तरफ, और इसका उल्टा होता है, इसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बोलते हैं। अगेन हाई क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो तेज हवाएं चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है, उसमें ओशन का इंपॉर्टेंट रोल है। ओशन से कौन से दो नेगेटिव इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स हैं उसके। एक तो एक्सट्रीम रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश, रेनफॉल मानसून की वजह से होती है, मानसून ओशन से ओरिजिनेट होता है। और दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिन्हें साइक्लोन भी हम बोलते हैं, ठीक है। सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर। एक और नेचुरल डिजास्टर जिसमें ओशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है सुनामी। ये इंपॉर्टेंट है, दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन, जो ओशन में ओरिजिनेट होती है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इट इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और अ वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो तीन हमने नेचुरल डिजास्टर्स देखी जिनका रिलेशन सी से है और ओशन से है। बहुत ज्यादा बारिश होना, दूसरा साइक्लोन या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स, और तीसरा है सुनामी। सुनामी क्या है? ये ह्यूज और पावरफुल वेव्स हैं, बहुत ऊंची, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। पावरफुल मतलब जो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज कर सकती है। ये देखो, ये जो वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं, लहरें दिख रही हैं पानी की लैंड के ऊपर आते हुए, ये है सुनामी। अब सुनामी आती कैसे है समुद्र में? कॉज बाय, ये आती है ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। धरती के ऊपर आपने अर्थक्वेक आता हुआ देखा होगा, भूकंप जब आता है अर्थ शेक करती है। अब सोचिए, अगर यही भूकंप जो ओशन का सरफेस है, नीचे ओशन के कहीं ना कहीं लैंड होगी जिसके ऊपर पानी रुका हुआ है, ओशन का जो सरफेस है, जब वहां पर भूकंप आता है या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, कोई ज्वालामुखी पड़ता है, तो ये जो पार्ट है, बॉटम है उसका, बेस है सी का, वो भी शेक करता है अर्थ के जैसे ही, इस तरह से, जिसकी वजह से ऊपर के पानी में स्ट्रॉन्ग वेव्स बनती हैं। अगर नीचे ये बेस शेक करेगा तो पानी है वो भी शेक करेगा, और वो बह के लैंड की तरफ अगर आता है, स्ट्रॉन्ग वेव्स उसमें बनती है, लहरें ऐसे बनती है, और फिर वो यहाँ पर कोस्टल एरियाज को, मतलब वो एरियाज जो समुद्र के पास में है, उनको हिट करता है, जिसकी वजह से लोग के घर बह जाते हैं, पानी भर जाता है, जो बिल्डिंग्स है वो टूट जाती है, उसे हम बोलते हैं सुनामी, ठीक है। कैसे ओरिजिनेट होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होता है एट द बॉटम ऑफ द ओशन, यहाँ पर उसकी वजह बहुत ह्यूज वेव्स जो कोस्टल एरियाज को हिट करती है, जिन्हें हम बोलते हैं सुनामी, जो कोस्टल एरियाज को हिट करती है, जिन्हें हम बोलते हैं सुनामी। सुनामी कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सुनामी हजारों किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगर यहाँ पर सुनामी, अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आया तो यहाँ से बॉटम ऑफ द ओशन, यहाँ पर उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वेव्स बनती है, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेव्स बनती है, बहुत ह्यूज वेव्स जो कोस्टल एरियाज को हिट करती है, जिन्हें हम बोलते हैं सुनामी। सुनामी कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। सुनामी हजारों किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगर यहाँ पर सुनामी, अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो यहाँ से पानी चलना, बहना शुरू होगा, चलता रहेगा, स्पीड उसकी बढ़ती रहेगी आगे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को वो कवर करके तब जाके जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उन्हें हिट कर सकता है। एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज, और कई बार ये कोस्टल एरियाज को बिल्कुल डुबा देता है। इतना ज्यादा पानी आ जाता है यहाँ पर वेव्स की वजह से। यहाँ पर हर जगह आपको पानी दिखाई देगा। अगर कोई पिक्चर हम देखें सुनामी की, तो पहले तो ये आपको दिखाया गया है, इस समुद्र से यहाँ से सी में वेव्स ऐसे आई,
और पूरा ये जो एरिया है समुद्र के पास का, यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा। लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज होगा इससे। ओके, चलिए आगे आते हैं। डोंट मिस आउट, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 में इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज, भारत और दूसरी 13 कंट्रीज, 13 देश अराउंड द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के अराउंड है, आसपास है, वर स्ट्रक बाय अ पावरफुल सुनामी। वहां पर एक बहुत पावरफुल सुनामी आया था, कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक, भूकंप आया, जिसकी वजह से सुनामी की वेव्स बनी, जिसने हिट किया इंडिया और उसके साथ 13 और देशों के कोस्टल एरियाज को। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई थी। देखो यहाँ पर इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से जो इंडियन ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पर वेव्स बनती है इसके अंदर, और इन वेव्स ने इंडिया के साथ साथ और भी जो 13 कंट्रीज थी उन्हें हिट किया, और इसमें लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिगर 2.4 में आपको दिखाया गया, अभी देख भी लेते हैं, एंड ऑल्सो सब सेक्शन आइलैंड्स फर्दर बिलो एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर सीवियरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मोस्ट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। इस पिक्चर में भी वैसे आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ से ये है ये, और यहाँ पर ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, तो आप देख सकते हैं कितना पास में है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट्स कौन से थे इसमें? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर ये तमिलनाडु नीचे है और केरला इस तरफ, ये दोनों स्टेट्स। हालांकि इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी को भी इसने हिट किया था, वहां पर भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ये 2 स्टेट्स और ये एक आइलैंड सबसे ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड थे इंडिया में। और आप समझ सकते हैं कि क्यों, क्योंकि कोस्ट पर लोकेटेड है बिल्कुल। यहाँ से अगर ओरिजिनेट हुआ है तो यहाँ से वेव्स बनेंगी ऐसे, और सीधा यहाँ पर उन्होंने हिट किया इस तरीके से। सच सुनामी आर रेयर, ऐसी सुनामी बहुत रेयर है, बहुत कम आती है, बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। लेकिन ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी जिनको आप बोल सकते हैं। बहुत लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी इनमें होता है। लकीली, किस्मत से, दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट। ये अच्छी बात है कि जब ये कोस्ट को हिट करे उससे पहले इन्हें डिटेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से वेव्स बननी शुरू हुई, पानी आगे चलना शुरू हुआ, तो उसको काफी टाइम लगता है कोस्ट तक पहुंचने में। तो पता लग जाता है कि अभी वहां पर कहीं अर्थक्वेक आया था। इस रेट से जो वेव्स हैं वो बह रही हैं वहां से, और इतने टाइम तक वो कोस्ट को हिट करेगी। जैसे हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक भी जो वेव्स हैं वो पहुंचती है और फिर कोस्टल एरियाज को हिट करती है। ठीक है, तो सुनामी को जनरली हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कोलैबोरेट करती है इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, साथ में मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाती है। वो कंट्रीज जो ओशंस के आसपास है, जहां पर सुनामी का खतरा है। देयर इज इन पर्टिकुलर एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। एक इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है, जो हेल्प करता है टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कुछ स्टेप्स लेता है जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी को कम डैमेज हो, लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि एटलीस्ट वो वहां से किसी सेफ प्लेस तक पहुंच जाए। इवेंट्स दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर हम बोलते किसको हैं? वो इवेंट्स जिनसे लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और इस तरह की डिजास्टर्स को जो हैंडल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया में खुद की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो डील करती है इन सभी डिजास्टर से। इनके और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, होपफुली सभी चीजें ओशंस के बारे में और यहाँ पर सुनामी के बारे में आपको काफी डिटेल में गिवन है, वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले हम रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ओशंस और डिजास्टर्स के बारे में दिया है। एक पिक्चर जो स्टार्टिंग में दी थी, उसमें जो ग्लोब है उसके ऊपर जो पिक्चर सैटेलाइट से ली गई है, वहां पर आपको व्हाइट ये दिखाई देंगे, व्हाइट पार्ट दिखेगा। तो ये क्या है? ये जो ओशंस हैं उनके ऊपर क्लाउड्स हैं, क्योंकि ओशन से ही क्लाउड्स बनते हैं जब सनरेज उसके ऊपर पड़ती है और पानी गर्म होके ऊपर इवेपोरेट होता है। तो ये क्लाउड्स हैं जो बारिश लेकर आते हैं, यहाँ से हवा के साथ बह के ऊपर से आएंगे कॉन्टिनेंट के ऊपर और यहाँ आकर बरस जाएंगे। पानी कहाँ से लेते हैं? ओशन से।
लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो फ्लड भी आता है, जो कि एक डिजास्टर है। बहुत तेज जब हवाएं चलती है, हवा चलने में भी ओशंस का इंपॉर्टेंट रोल है, तो साइक्लोन्स भी आते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और एक और डिजास्टर है जो ओशन से रिलेटेड है, दैट इज सुनामी। ये नेचुरल डिजास्टर है, मतलब नेचर ने क्रिएट किया, ह्यूमन बींग्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ना आप इन्हें रोक सकते हैं। हाँ, पहले से इनको डिटेक्ट करके आप जो डैमेज है उसको कम कर सकते हैं। सुनामी है क्या? ये डेफिनेशन है सुनामी की। सुनामी इज अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव, एक बहुत ऊंची और बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर वेव है, लहर है, जनरली कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। जब ओशन के बॉटम में, समुद्र के तल में जब कोई भूकंप आता है या फिर कोई ज्वालामुखी पड़ता है, तो उसकी वजह से ये जो वेव्स हैं वो ओरिजिनेट होती है। सुनामी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है और कोस्टल एरियाज को, जो एरियाज समुद्र के आसपास हैं, जो लैंड का पार्ट, उसको बिल्कुल सबमर्ज भी कर सकता है, डुबा भी सकता है, जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और फिर 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था उसके बारे में हमने देखा, जो बहुत पावरफुल था। और क्यों आया? क्योंकि इंडोनेशिया के पास में अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में, जिसकी वजह से जो इंडियन ओशन था उसमें वेव्स बनी, फिर उसने इंडिया के साथ साथ 13 कंट्रीज जो इंडियन ओशन के अराउंड थी उन्हें हिट किया। और इंडिया में सबसे ज्यादा डैमेज कहां पर हुआ था? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, मतलब जो आइलैंड है उसके नीचे जो सब आइलैंड्स हैं उसके सब सेक्शंस हैं, तमिलनाडु और केरला में, इन दो स्टेट्स में लगभग 2 लाख लोगों की जान इस सुनामी में चली गई थी। ऐसे सुनामी कम आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और इनको पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडियन ओशन में भी लगाया गया है, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती है, इंडिया भी करता है, ताकि पहले से आने वाले सुनामी का पता लगाया जा सके और लोगों को बता के उन्हें सेफ जगहों तक पहुंचाया जा सके। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जो इस तरह के डिजास्टर से डील करती है, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया में खुद का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इस तरह की डिजास्टर्स को डील करती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम करेंगे 3rd वीडियो में, क्योंकि काफी टॉपिक्स अभी बचे हैं। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।